वेलकम गाइस। क्या हो अगर आपको एक ऐसे इलाके में छोड़ दिया जाए जहां आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ हो, ना कुछ खाने को हो ना कुछ रहने को। ऐसे में आप कैसे सरवाइव करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ है ग्लास के साथ। तो मूवी में आगे देखते हैं कि ग्लास बच पाता है या नहीं। मूवी शुरू होती है सन 1823 से, जहां पर दिखाया जाता है कि एक घने जंगल में 45 लोग हैं और ये लोग जानवरों का शिकार करके उनकी खालें उतार कर बेचते थे। इसी ग्रुप का एक मेंबर था होक गिलास और उसका बेटा होक। एक दिन ये सब लोग शिकार करके वापस लौटते हैं कि तभी इन पर एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है, क्योंकि आदिवासी लोगों के सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया था और वो सोच रहे थे कि शायद ये इन सभी लोगों का ही काम है, इसलिए वो इन पर हमला कर रहे थे। अब इनमें से करीब 10 लोग जिंदा बचे थे, जो अपनी जान बचाकर अपनी नाव में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन ये पूरा इलाका उन्हीं आदिवासियों का होता है, इसलिए वो किसी भी वक्त इनकी नाव पर हमला कर सकते थे। इसी वजह से ग्लास उनके कैप्टन को बोलता है कि हमें नाव छोड़कर जमीन के रास्ते से चलना चाहिए। नाव के रास्ते से काफी खतरा है, हमारी नाव पर कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन ग्लास के इस सुझाव से उनके ग्रुप का एक मेंबर सहमत नहीं होता, जिसका नाम जॉन था। वो कहता है कि जमीन का रास्ता बहुत लंबा है और हमें घर पहुंचने में कई महीने बीत जाएंगे। लेकिन कैप्टन फिर भी ग्लास की बात से सहमत हो जाता है, क्योंकि वो मानता है कि ग्लास को इस इलाके की अच्छी जानकारी है। इसलिए वो सभी नाव से उतरते हैं और नाव को पानी में खुला छोड़ देते हैं, ताकि आदिवासियों को ये लगे कि वो सभी अभी भी नाव में ही हैं और जमीन वाले रास्ते को ही चुन लेते हैं, बशर्ते वो अपनी खालों को वहीं दफना देते हैं, ताकि खतरा टलने के बाद जब वो वहां लौटे तो उन्हें उनकी खाल वहीं मिल जाए और सभी अपना सफर शुरू करते हैं। लेकिन आगे रास्ते में इनके सामने काफी मुश्किलें आने वाली थी, क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो रहा था और इनका सफर भी कई महीनों का था, इसलिए इन्हें उस ठंड का सामना करना होगा। बाद में पता चलता है कि ग्लास ने बिल्कुल सही फैसला लिया था, क्योंकि आदिवासियों ने उनकी नाव पर हमला करके उसे तोड़ दिया था। वहीं आदिवासियों को उस नाव में कोई नहीं मिलता और वो समझ जाते हैं कि वो सभी लोग जंगल के रास्ते से अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आदिवासियों को उनके पैरों के निशान उत्तर दिशा की ओर जाते हुए मिलते हैं और इसीलिए वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं ग्लास का ग्रुप भी उत्तर दिशा की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन रात हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। अगले दिन सुबह ग्लास उठ जाता है और वो शिकार पर जाने लगता है। उसे एक भालू मिल जाता है, पर जैसे ही वो उसको शूट करने की कोशिश करता है, भालू उस पर अटैक कर देता है। तभी ग्लास की बंदूक भी नीचे गिर जाती है और ग्लास एक्टिंग करता है कि वो मर चुका है, जिस वजह से भालू वहाँ से जाने लगता है। और तभी ग्लास अपनी बंदूक उठाकर भालू को गोली मार देता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी भालू ग्लास पर अटैक कर देता है और उसको काफी चोट पहुंचा देता है। अब ग्लास के पास एक चाकू होता है, जिसे निकालकर वो भालू को मार देता है। ग्लास भालू पर लगातार चाकू से कई वार करता है, जिस कारण वो लुढ़कते हुए ढलान से नीचे गिर जाते हैं और वो भालू ग्लास के ऊपर आकर गिर जाता है। भालू मर चुका था और ग्लास भी लगभग अधमरा हो चुका था, क्योंकि भालू ने ग्लास की गर्दन पर कई वार किए थे और उसे बहुत गहरे घाव दिए थे। ग्लास दर्द से कर्रा रहा था, तभी उसके साथी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्लास के ऊपर भालू गिरा हुआ है। वो बहुत मुश्किल से भालू को ग्लास के ऊपर से उठाते हैं और उसके घावों को सीलते हैं। ग्लास का एक पैर भी टूटा हुआ था, इसका मतलब ये था कि अब वो चल भी नहीं सकता। वो लोग सोचते हैं कि ग्लास लगभग मरने वाला है और वो 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएगा। वही सीन शिफ्ट होता है उन आदिवासियों पर, जहाँ ये दिखाया जाता है कि उन्हें उनकी दफनाई हुई खालें मिल चुकी हैं और वो इन्हें कुछ लोगों को बेचकर उनसे बंदूकें और घोड़े खरीद लेते हैं और अपने घोड़ों पर बैठकर उनको ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ग्लास के ग्रुप के सभी मेंबर्स ग्लास के लिए एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं और उसे उस पर लेटाकर आगे का सफर शुरू करते हैं। लेकिन आगे का पूरा रास्ता चढ़ाई वाला था और ग्लास को लेकर चढ़ना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, इसलिए वो ये फैसला लेते हैं कि ग्लास को यही छोड़कर जाना पड़ेगा। अब यहाँ कैप्टन उन सबको कहता है कि जो भी ग्लास के साथ यहाँ रुकेगा उन्हें मैं $100 दूंगा, क्योंकि ग्लास की वजह से ही वो सभी बचे थे, नहीं तो आदिवासी नाव पर हमला करके उन सबको मार डालते। अब $100 सुनकर जॉन मान जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ ग्लास के साथ रुकूंगा।
ग्लास का बेटा भी वहाँ मौजूद होता है। वो कहता है कि मैं अपने पापा को छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाला। और ग्लास के बेटे का जो दोस्त होता है वो भी उसके साथ रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि कैप्टन चाहता है कि ग्लास की नेचुरल डेथ हो और उसकी मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार भी किया जाना चाहिए। और उन सबको ग्लास की मौत के बाद वापस आने के लिए कहता है। इन तीनों को ग्लास के साथ छोड़कर बचे हुए लोग आगे निकल जाते हैं। ग्लास की हालत काफी खराब थी। जॉन को लगता था कि ग्लास 1-2 दिन में मर जाएगा, लेकिन ग्लास नहीं मरता, वो जिंदा रहता है। एक शाम जॉन ग्लास के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से हम सभी मारे जाएंगे और अब मैं तुम्हें यही मारने वाला हूँ। वो ग्लास का मुंह और नाक बंद कर देता है, जिससे ग्लास तड़प रहा होता है। तभी ग्लास का बेटा आकर जॉन के सिर पर बंदूक के पीछे वाले हिस्से से वार करता है। जॉन उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि मैं अपने पिता को कुछ नहीं होने दूंगा और वो जॉन की तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन जॉन उस बंदूक को छीनकर ग्लास के बेटे को चाकू से मार देता है। ग्लास ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ग्लास का गला फटा हुआ था, उसकी एक टांग टूटी हुई थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता और लाचार पड़ा अपने बेटे की मौत देखता रहता है। अब जॉन उसके बेटे की लाश को एक पत्थर के पीछे छुपा देता है, ताकि उसका दोस्त जब यहाँ आए तो उसे ना देख पाए। जब होक का दोस्त वापस लौटता है तो ग्लास उसे नहीं बता पाता कि जॉन ने उसके बेटे को मार डाला है। अब रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जॉन उस लड़के के कान में बोलता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर 20 आदिवासी मौजूद हैं और वो इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो लड़का डर जाता है। वो जॉन से पूछता है कि होक कहाँ है। जॉन कहता है मुझे नहीं पता, शायद वो कहीं चला गया है। अब होक का दोस्त जिसका नाम जिम होता है वो जॉन से कहता है कि हम ग्लास को ऐसे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि हमने कैप्टन से वादा जो किया है। अब जॉन ग्लास के पैर पकड़कर उसे जोर से खींचता है। ग्लास दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन वो उसे ले जाकर एक गड्ढे के अंदर डाल देता है और उसके ऊपर मीटर डालना शुरू कर देता है। जिम पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर जॉन उसे कहता है कि जैसा हमने कैप्टन को वादा किया था, मैं इसका अंतिम संस्कार रीति रिवाज से कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ ही देर में मरने वाला है और हमारी जान को भी खतरा है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। जिम नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए वो ग्लास के ऊपर एक बोतल रखता है और वहाँ से चला जाता है। और अब ग्लास इस जंगल में अकेला है। वो दर्द से कर्रा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। कुछ देर तक ग्लास अपनी कब्र में लेटा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हिम्मत जुटाता है और जमीन पर रेंगता हुआ बड़ी मुश्किल से अपने बेटे के पास जाता है और फिर अपने बेटे की चेस्ट पर सिर रख के कई घंटों तक लेटा रहता है। इसके बाद जब ग्लास को भूख लगती है तो वो वैसे ही रेंगते हुए एक जानवर की लाश के पास जाता है, जहाँ उसे कुछ सूखा मीट मिल जाता है, जिसे खाकर वो अपनी भूख शांत करता है। अब ग्लास वैसे ही रगड़ता हुआ घिसड़ता हुआ एक नदी के छोर तक जाता है, जहाँ से वो पानी पीता है। तब वो पानी उसके गर्दन से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्दन फटी हुई थी। अब ग्लास के पास कुछ बारूद था, जिसे वो अपनी गर्दन पर लगा लेता है और इसके बाद आग जलाकर थोड़ी आग अपनी गर्दन को लगाता है, जिससे वो बारूद फटता है और चिंगारी बनके उसकी गर्दन जल जाती है। अब ग्लास को बहुत दर्द होता है और वो दर्द के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। दरअसल ग्लास ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसकी गर्दन का घाव जलकर चिपक जाए। इसके बाद ग्लास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है। वो वहाँ से पानी पीता है और घास खाकर अपनी जिंदगी चलाता है। लेकिन एक दिन वो आदिवासी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर ग्लास नदी में कूद जाता है और नदी में बहता हुआ बहुत आगे चला जाता है। अब खतरा टलने के बाद ग्लास उस नदी से बाहर आता है और कुछ दिन वहीं रहता है। अब कुछ दिन शांति से बीतते हैं और ग्लास के घाव भी भरने लगे थे। अब वो लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है। ऐसे में उसे कभी कभी कोई मछली मिल जाती है, जिसे खाकर वो अपना गुजर बसर करता है, लेकिन उसे भरपेट खाना नहीं मिल पाता। एक रात जब वो सो रहा था तो उसे कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है। जब उसके पास जाकर देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया था और वो उसे खा रहा था। ग्लास को देखकर वो आदमी उस पर हमला करने लगता है, लेकिन ग्लास अपने घुटने टेक देता है। वो उसे बोल तो नहीं सकता, लेकिन इशारों में समझाता है कि मुझे खाना चाहिए और मेरी ये हालत एक जंगली भालू ने की है और इस जंगल में मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। मेरा साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है। वही इस आदमी के पूरे गांव को भी आदिवासियों ने जला दिया था। वो ग्लास की बात मानकर उसे खाने के लिए थोड़ा खाना देता है और दोनों अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। इस आदमी के पास एक घोड़ा भी था, जिस पर बैठकर ये दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। वही हमें जिम और जॉन को दिखाया जाता है। जिम को जॉन की बातों से ये पता चल जाता है कि वहाँ कोई भी आदिवासी मौजूद नहीं था। जॉन ने उसे झूठ कहा था।
और जब वो जॉन से उसकी वजह पूछता है तो जॉन उसे अपनी बातों में उलझा लेता है और उसे डरा धमकाकर आगे ले जाता है। अब थोड़ा आगे जाने पर इन दोनों को एक गांव दिखाई पड़ता है जिसे आदिवासियों ने तबाह कर दिया था और वहीं एक औरत भी थी जिसे जिम अपना खाना देकर आगे बढ़ जाता है। वहाँ इन दोनों को दो घोड़े मिल जाते हैं जिन पर बैठकर ये अपना आगे का सफर शुरू करते हैं और घोड़े पर बैठकर ये अपने गाँव में पहुँच जाते हैं। लेकिन गाँव में एंटर करने से पहले जॉन जिम से कहता है कि तुम इन्हें मत बताना कि हमने ग्लास को जिंदा दफनाया है, नहीं तो ये हम दोनों को मार डालेंगे। अब कैप्टन जो कि इनसे पहले वहां पहुंच चुका था वो इन्हें अपने वादे के मुताबिक 100 डॉलर देता है, लेकिन जिम अपने पैसे नहीं लेता और उठकर वहां से चला जाता है। जॉन कहता है कि ग्लास की मौत के बाद ये थोड़ा उदास है इसलिए इसने पैसे नहीं लिए और वो जिम के पैसे भी खुद ही ले लेता है। जिम को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि उसने ग्लास के साथ बहुत गलत किया है और इसीलिए उसने पैसे नहीं दिए थे। तभी सीन शिफ्ट होता है ग्लास पर जो उस इंसान के साथ अपने आगे का सफर तय कर रहा था कि तभी बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। ग्लास उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। वो आदमी पेड़ों की टहनियों को काटकर ग्लास के चारों ओर रख देता है और वहां पर आग जला देता है जिससे ग्लास को गर्मी मिलती रहे। जब ग्लास सुबह उठता है तो उसे वो आदमी कहीं भी नहीं मिलता। उसे ढूंढते ढूंढते वो आगे जाता है, तब उसे दिखाई पड़ता है कि उस आदमी को किसी ने मार डाला है। ये उन फ्रेंच लोगों का काम होता है। जब ग्लास उनके घोड़ों के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उन्हीं लोगों ने ही कबीले के सरदार की बेटी को अगवा किया था। ग्लास उसे आजाद करवाता है और वहाँ से घोड़ा लेकर भाग जाता है। जब सुबह होती है तो वो देखता है कि आदिवासी उसका पीछा करते करते वहाँ आ पहुंचे हैं। ग्लास अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। वो उन्हें गन से शूट भी करता है लेकिन वो संख्या में बहुत ज्यादा थे इसलिए ग्लास को भागना पड़ा। अब आगे एक बहुत बड़ी खाई होती है लेकिन उसमें कूदने के अलावा ग्लास के पास और कोई चारा नहीं था। ग्लास अपने घोड़े के साथ उस खाई में कूद जाता है। वो घोड़ा खाई में गिरने के बाद तो मर जाता है लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा था। मगर उनसे भागते भागते ग्लास उस भालू की खाल को ऊपर ही छोड़ आता है जिसे उड़कर वो अभी तक ठंड से जिंदा बचा था। अब ठंड से बचने के लिए ग्लास के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। वो उस घोड़े के पेट को काटता है और उसके अंदर से सारा मांस बाहर निकालता है। पूरी रात वो वहीं बिताता है और सुबह उठकर अपने आगे का सफर शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्लास के गांव में जहां जॉन, जिम और कैप्टन वगैरह पहुंच चुके हैं वहां पर एक फ्रेंच सर्वाइवर आता है। वो उनसे शेल्टर मांगता है लेकिन वो उसे पनाह देने के बदले में उससे कुछ पैसे मांगते हैं। उसके पास पैसे तो नहीं होते लेकिन उसके पास जो कुछ भी होता है वो उन्हें दे देता है। वो उन्हें एक बोतल भी देता है। ये वही बोतल थी जो जिम ग्लास के ऊपर रख के आ गया था। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये बोतल कहाँ मिली? तो वो कहता है कि एक आदमी आया था, उसकी ये बोतल गिर गई थी तो मैंने उठा ली। जिम को लगता है कि शायद ये बोतल होक की होगी और इसलिए वो अपने साथियों के साथ होक को ढूंढने निकल जाता है। मगर जॉन जानता था कि ये बोतल ग्लास की है और इसका मतलब ये है कि ग्लास अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। वह जिम होक को ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता था कि होक मर चुका है, उसे जॉन ने मार दिया है। जिम, कैप्टन और कुछ आदमी वहाँ जाते हैं जहाँ उस इंसान को ये बोतल मिली थी और उन्हें वहाँ ग्लास मिल जाता है। ग्लास को देखकर कैप्टन बहुत हैरान रह जाता है क्योंकि जिम और जॉन ने बताया था कि उन्होंने ग्लास के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार भी किया है। कैप्टन उन्हें कहता है कि जिम को अरेस्ट कर लो और वो जॉन को ढूंढने जब अपने गांव में लौटता है तो उसे जॉन कहीं भी नहीं मिलता। और जब वो अपने कमरे में वापस लौटता है तो वो देखता है कि जॉन उसकी तिजोरी से सारा सामान लूटकर भाग गया है और वो ग्लास को सही सलामत अपने गांव ले आते हैं। यहाँ ग्लास उन्हें ये बताता है कि जॉन ने उसके बेटे को मार दिया है। लेकिन इन सब में जिम बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि मेरे बेटे का खून जॉन ने किया है और जॉन ने जिम को मजबूर किया, इसलिए वो मुझे जिंदा ही दफना कर आ गए थे। अब कैप्टन जॉन को ढूंढने के लिए निकल जाता है मगर इस बार ग्लास भी उसके साथ आता है। वो जॉन के घोड़े के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए वहाँ आ जाते हैं लेकिन एक जगह पर आके वो निशान खत्म हो जाते हैं। यहाँ से वो डिसाइड करते हैं कि वो लेफ्ट और राइट दो रास्तों पर मुड़ेंगे। अब जॉन एक पत्थर के पीछे से निकलता है और कैप्टन को शूट कर देता है जिससे कैप्टन मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास फौरन वहाँ आता है और वो देखता है कि कैप्टन को किसी ने मार दिया है। वो पेड़ की एक बड़ी सी टहनी काटता है और उसे कैप्टन की कमर पर बांध देता है और ऐसा करने के बाद उसे एक घोड़े पर बैठा देता है और पीछे वाले घोड़े पर खुद लाश की तरह लेट जाता है ताकि जॉन ये देखे तो उसे लगे कि आगे वाला ग्लास है और पीछे वाला कैप्टन। और जॉन इस ट्रैप में फंस जाता है। वो ये समझता है कि आगे वाला ग्लास है और
इसीलिए वो उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही कैप्टन नीचे गिर जाता है और जब जॉन उसके पास आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लाश तो कैप्टन की ही है। और तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े से उठकर जॉन की ओर गोली चला देता है। एक गोली जॉन के कंधे पर लग भी जाती है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। मगर ग्लास इसका पीछा करता है और भागते भागते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां इन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। यहाँ ग्लास जॉन को मारने ही वाला था कि उसे उस आदमी की याद आती है जिसने उसे खाने के लिए खाना दिया था और उसने इसकी काफी मदद भी की थी। उसने एक बार कहा था कि बदला लेना भगवान का काम है, इंसान का नहीं। और ये सोचकर ग्लास जॉन को छोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ वही आदिवासी लोग आ जाते हैं जो इन लोगों को मारना चाहते थे। वो आदिवासी जॉन को मार देते हैं, लेकिन नदी पार करके जब वो ग्लास को मारने के लिए आते हैं तो उसे नहीं मारते, वो उसे छोड़ देते हैं। इसके पीछे का कारण ये था क्योंकि ग्लास ने उनकी बेटी को फ्रांसीसी लोगों से छुड़वाया था जिन्होंने उसे अगवा किया हुआ था। वो ग्लास को यही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ग्लास उस जंगल में अकेला है और वो काफी जख्मी हालत में भी है और उसे उसकी बीवी की आत्मा दिखाई देती है। और यही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।